भले ही मॉनसून दस्तक दे रहा हो, लेकिन यहाँ की सियासी हवा आने वाले 72 घंटों तक गर्म रहने वाली है, क्योंकि यहाँ आने वाले 3 दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व का जमघट लगने वाला है। और ये जमघट यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को काशी आ रहे हैं। यहाँ वो 1500 करोड़ की सौगात से काशी के नए भाग्य की कहानी लिखेंगे। लेकिन जानकारों की माने तो इसी दिन से यूपी में चुनावी बिगुल की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी का काशी दौरा, सीएम योगी का बनारस में डेरा, $1500 करोड़ की योजनाओं से बदलेगा काशी का भाग्य। 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं, जहां वो 1582 करोड़ की करीब दर्जन भर योजनाओं से बनारस के नए भाग्य की नई कहानी लिखेंगे। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा काशी को मिलने वाली योजनाओं से इतर यूपी में भाजपा की चुनावी तैयारियों का ट्रेलर भी है, क्योंकि पीएम मोदी 15 जुलाई को वाराणसी आएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने जिस तरीके से वाराणसी में एक एक चीज का जायजा लिया, उससे साफ नजर आता है कि बनारस में कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री काशी में 5 घंटे का समय गुजारेंगे। इस दौरान अगर बात करें तो आईआईटी मैदान से संबोधन का कार्यक्रम है। योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की भी सौगात काशी की जनता को प्रधानमंत्री देंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, उस वक्त जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र पूरे वाराणसी शहर को सजाया जा रहा है, हर ओर रंग रोगन किया जा रहा है। जो दीवारें हैं उनको संजोया जा रहा है। आप देखिए, ये रंग रोगन की तस्वीर है, पूरे शहर में ये रंग रोगन आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही शहर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो एमसीएच विंग का तोहफा पूरे काशी को 1550 करोड़ की योजनाओं की सौगात और प्रधानमंत्री का आना अपने आप में खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर उतरा, जहां पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पीएम मोदी यूपी चुनाव का पूरा खाका खींच सकते हैं और तैयारियों में कोई कमी ना हो, इसे लेकर सीएम योगी जांच परख रहे हैं। सीएम योगी ने जहां तमाम तैयारियों का जायजा लिया, वहीं विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हालांकि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम फिलहाल नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त में अगर कोई बदलाव हो तो इसको लेकर भी सीएम योगी अपना काम पूरा कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 15 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे बीएचयू आईआईटी के टेक्नो ग्राउंड में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:20 पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र सिगरा वाराणसी में जापान के सहयोग से बने सेंटर का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग बीएचयू का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ साथ चिकित्सा पेशेवरों के साथ कोविड तैयारियों पर कोरोना योद्धाओं से बातचीत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री 15 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं और वाराणसी आने के बाद जब प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे तो यहीं इसी हॉल में आप देखिए, इसी हॉल में 500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और जिस दौरान रुद्राक्ष की सौगात काशी की जनता को दे रहे होंगे,
जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग भी इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे। तो सीएम ने रुद्राक्ष की तैयारियों का जायजा ले लिया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री का। दरअसल काशी में 736 करोड़ 38 लाख की 79 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 186 करोड़ की लागत से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है। 62 करोड़ 89 लाख की लागत से 50 बेड का महिला चिकित्सालय का अनावासीय भवन बना है। 29 करोड़ 63 लाख की लागत से बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बना है। करीब 62 करोड़ रुपए की लागत से 33.91 किलोमीटर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है। 50 करोड़ की लागत से 3 लेन का वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आशापुर ओवरब्रिज बना है। 20 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से राजघाट से 80 तक क्रूज के संचालन का काम हुआ है। 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से गोदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का निर्माण हुआ है। 14 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से मछोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विकास हुआ है। इसके अलावा 11 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 80 घाट और राजघाट पर दबाव कम करने के लिए ड्रेजिंग की गई है और 45 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 100 बेड का MCH विंग तैयार हुआ है। इसके अलावा 60 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 80 टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट बने हैं। वहीं बीएचयू में 17 करोड़ रुपए की लागत से IUCTE भवन बनाया गया है। इसके अलावा भी पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को कई और सौगात दे सकते हैं। वहीं इससे पहले पीएम मोदी पिछले साल देव दिवाली के मौके पर भी काशी पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका दौरा बहुत खास है क्योंकि यूपी में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माहौल एकदम टाइट। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। जहां पीएम मोदी 15 जुलाई को काशी में सियासी हलचल बढ़ाएंगे, तो वहीं एक दिन बाद 16 जुलाई को प्रियंका गांधी वाड्रा राजधानी लखनऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगी। लेकिन इस रणनीति से पहले कांग्रेस के सामने सवाल उस चेहरे का है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि पोस्टर में भले ही प्रियंका गांधी का नाम हो, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि यूपी में वो कौन सा चेहरा होगा जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक यही मुश्किल कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में भी है। यही वजह है कि हमने लिख दिया है चेहरा हमारा, चुनाव तुम्हारा। प्रियंका की हुंकार, 2022 की ललकार। तैंतीस साल का वनवास, कांग्रेस को प्रियंका से आस। सज गया कांग्रेस का दरबार, 16 जुलाई को होगा चुनावी शंखनाद। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के लिए वो उम्मीद है जो उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा में नजर आती है। एक होल्डिंग है जो बड़ा चर्चा में बना है, बाहर उगता हुआ सूरज है, एक तरफ प्रियंका जी, एक तरफ हाथ पर पंजाब ना राहुल जी दिख रहे हैं, उस बोर्ड पर ना सोनिया जी दिख रही है। मैं समझता हूँ उगता हुआ सूरज इस बात का निशानी है कि बदलाव की आदि है जिसका नाम प्रियंका, यानी प्रियंका गांधी जी ही चेहरा होंगी उत्तर प्रदेश के लिए। फिलहाल राहुल गांधी जी का वहाँ पर पहले दिखता था होल्डिंग पर चेहरा साथ में, लेकिन अब नहीं दिखता। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी, और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते उन्हीं के देखरेख में यह चुनाव है। यूपी में हाथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी के कंधों पर है। मतलब न सिर्फ पोस्टर बदल गया है, बल्कि ये भी तय हो गया कि यूपी में कांग्रेस के लिए अब प्रियंका से बड़ा न कोई नेता है न कोई चेहरा। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी। उनके आने से पहले लखनऊ कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है।
आपको बता दें कि करीब 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी का लखनऊ आना हो रहा। प्रियंका गांधी का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रियंका अपने इस दौरे से कांग्रेस के ग्रास रूट को मजबूत करेंगी। लेकिन सवाल उस फूट का है जो इस वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका सब ठीक कर देंगी। जो चुनाव है उसकी तैयारी के विषय में समीक्षा करेंगे। लखनऊ में उनका प्रवास कब तक रहेगा? देखिए, वो यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में है। आप उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में कब तक रुकेंगे? देखिए, लखनऊ में 16 तारीख से वो आ रही हैं और वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। यानी माना जाए अभी लंबा प्रवास रहेगा। निरंतर रहेंगी। उत्तर प्रदेश की आवाज है, उत्तर प्रदेश की भावना है, उत्तर प्रदेश का विश्वास है, उत्तर प्रदेश की बदलाव की आंधी है जिनका नाम प्रियंका गांधी है। जानकारों की माने तो जब से प्रियंका ने यूपी की कमान अपने हाथों में ली, कांग्रेस ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहले अमेठी गंवाई, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में रायबरेली भी हारी। मतलब कांग्रेस साल दर साल कमजोर ही होती गई। और कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी हुआ, जहां 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया। जबकि राहुल गांधी एक एक कर सभी नेताओं से बात भी कर चुके हैं। कि आज राहुल जी के साथ बैठ करके, क्योंकि कल पूरे साथियों से बात नहीं हो पाई थी, कुछ साथी रह गए थे, तो सारे साथियों से बात करने के बाद मैं समझता हूँ कि शीघ्र जो है जो अनिर्णय की स्थिति है उसमें निर्णय लिया जाएगा। जब कहीं पर कोई परिवर्तन करना होता है तो स्वाभाविक बात है उन तमाम चीज़ों पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व विचार विमर्श करता है, और विचार विमर्श करने के बाद ही तो कोई रिजल्ट निकल पाता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस बिना चेहरे के यूपी और उत्तराखंड की जंग फतेह करने का ख्वाब देख रही? क्योंकि सच ये है कि यूपी में जहां योगी और अखिलेश के बीच टक्कर है, वहीं उत्तराखंड में फ्री बिजली का वादा कर आम आदमी पार्टी सीन में आने की तैयारी कर रही। और इन सब के बीच कांग्रेस पीछे खिसकती नजर आती है। अगर कांग्रेस को सच में कुछ बड़ा करना है तो बहुत जल्द एक ऐसा चेहरा सूबे में खड़ा करना होगा जिसके नाम पर कार्यकर्ताओं में एक राय हो, क्योंकि अभी ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जंग संख्या की, मतलब यूपी सरकार की उस जनसंख्या नीति की जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। क्योंकि योगी सरकार जहां प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण कर सूबे के भाग्य की दिशा बदलने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का सियासी दांव बता रहा है और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के चुनावी सेंटर में इस वक्त जनसंख्या की तेज रफ्तार पर लगाम का मुद्दा अचानक सबसे आगे निकल गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। यूपी की भाजपा सरकार ने अभी नई जनसंख्या नीति के कानून का सिर्फ ड्राफ्ट भर पेश किया है, लेकिन वोट बैंक का गुणा भाग कुछ ऐसा है कि विरोधी दलों ने नतीजे का पूरा हिसाब लगा लिया है। तभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट की झड़ी लगा दी। मायावती ने लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नियत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को तभी शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी, और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती, तो अब यहाँ विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। पहले सरकार की नीति और नीयत दोनों पर बसपा सुप्रीमो ने शक जाहिर किया और फिर नए कानून के ड्राफ्ट को नाकामी को ढकने की कोशिश बता डाला।
मायावती ने लिखा, यूपी व देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित व रोजगार युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है, जो जनता की नजर में घोर अनुचित है। बसपा ने नई जनसंख्या नीति वाले ड्राफ्ट को गलत बता डाला तो ये बात भाजपा को बुरी तरह चुभ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जातीय आधार पर, मजहबी आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस जनसंख्या नीति का विरोध कर रहे हैं। इस जनसंख्या नीति को पहले पढ़िए, समझिए, और जनसंख्या नीति के किसी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो प्रावधान पर आपत्ति करिए, लेकिन जनसंख्या नीति की टाइमिंग को लेकर के उसको एक मजहब विशेष के खिलाफ बता करके लोगों को बरगलाने का प्रयास बंद करना चाहिए। उधर सपा की कोशिश है कि जनसंख्या नीति के मुद्दे पर आर पार की सियासी लड़ाई में वो बसपा से आगे रहे, इसलिए हमला लगातार तेज हो रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस बारे में बताए कि कौन सा ऐसा डाटा है जो इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके के कहीं कोई डाटा नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको आप पूरे देश में लागू करो। सियासत की बिसात पर हर चाल विरोधियों की चाल पर निर्भर करती है, तभी तो अचानक हाशिए पर पड़ा ये मुद्दा यूपी की सियासत में नए उफान का सबब बन गया है। अब देखना है कि इस पर शह और मात का खेल कैसे घमासान तक पहुंचाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुनिए सरकार, और कितना इंतजार? ये सवाल इस वक्त वो हजारों अभ्यर्थी पूछ रहे हैं जो राजधानी लखनऊ में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी सिर्फ एक बुनियाद मांग है कि वो रोजगार। और अब भर्ती की ये मांग सियासी रंग लेती जा रही है, क्योंकि 6 महीने बाद सूबे में चुनाव है। शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध। अभ्यर्थियों के 4 गुटों का आंदोलन। शिक्षक भर्ती की जंग ने लिया सियासी रंग। छह महीने बाद चुनाव, शिक्षक भर्ती पर तनाव। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये सुर सुनाई देंगे? क्या आंदोलन की ये जंग सियासी रंग लेने लगी? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि सूबे में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और अब लखनऊ में 97,000 शिक्षकों की नई भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक नया गुट मैदान में उतराया है, जिसने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के लखनऊ आवास का घेराव किया। लेकिन इनकी परेशानी सुनने की जगह एक पुलिस अधिकारी ने इनके साथ ये सलूक किया। तैयारी करते होंगे लोग, 3 साल से बेरोजगार हैं। करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है, लेकिन विरोध का इस तरह दमन किया जाए तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। गौरतलब है कि लखनऊ समेत पूरे यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन से माहौल गर्मा रखा है। आर पार की जंग की बात की जा रही है। कुल 4 अलग अलग गुट हैं, मैदान में हैं और सबकी अपनी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक, और वो है जल्द से जल्द रोजगार। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है, नियुक्ति। उनको भी शिक्षक बनना है। हालांकि सबके जो तर्क हैं अपने आंदोलन के वो अलग अलग हैं, जो मांग है वो अलग अलग है। यहाँ पर किसी का कहना है कि जो 69,000 की भर्ती हुई उसमें आरक्षण घोटाला किया गया, इसलिए उसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर भर्ती को सही से किया जाए, जो आरक्षण था उसको सही से लागू करके भरा जाए। देखना होगा इन लोग की मांग कब पूरी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभ्यर्थियों की माने तो अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, शासन से भी मंत्री से भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हो रहा। आइए आपको समझाते हैं कि अभ्यर्थियों के कितने गुट हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं। पहला गुट जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण धांधली के खिलाफ धरना दे रहा है,
इस गुट ने 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। दूसरा, 68,500 पदों की भर्ती में करीब 22,000 पद खाली रह गए थे। उन पदों को 69,000 भर्ती में जोड़कर नियुक्ति देने की मांग कर रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री की दलील है कि दोनों भर्तियां अलग हैं, उनके क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं, इसलिए इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। 69,000 भर्ती का मामला माननीय न्यायालय में लंबित था। सरकार ने विशेष प्रयास करके मामले का निस्तारण करा के और सरकार का जो स्टैंड था, जो पॉलिसी थी, उस आधार पर माननीय न्यायालय ने जब मुहर लगाई, तब हमने 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी की, जिसके कारण जो योगी सरकार का मिशन रोजगार चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले 4 साल में सरकार ने 4 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया है, उसी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में अकेले 1,27,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिला और हमारे स्कूलों को शिक्षक मिले। तीसरा, स्कूल में शिक्षकों की 97,000 नई भर्ती लाने की मांग कर रहा है। इसका कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद खाली होने का हलफनामा लगाया था। इसके अलावा 68,500 की भर्ती में करीब 22,000 पद खाली रह गए थे। साथ ही हर साल करीब 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इन सबको जोड़ा जाए और नई 97,000 शिक्षक भर्ती की जाए। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था, जहां पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन यहाँ भी बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि नई भर्ती का काम सरकार का है, इसमें मंत्री या विभाग कुछ नहीं कर सकता। चौथा, सपा सरकार में 2016 में 12,460 पदों की एक भर्ती आई थी। इस भर्ती की प्रक्रिया को मौजूदा सरकार ने आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया। इस भर्ती में करीब 6,500 भर्ती अभी तक फंसी हुई है। ये चारों मामले शिक्षक भर्ती के हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी मैदान में, लेकिन सूबे में मौसम चुनाव का है, तो अब ये भर्ती राजनीतिक रंग लेती जा रही है। पिछले तमाम भर्तियां इस बात के गवाह हैं कि सरकार की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के दर में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह बात हमने विधानसभा के सवाल के दौरान सरकार से जब जानना चाहा तो सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया भी था। जहां सरकार को उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, सरकार पूरी तरह नौजवानों के खिलाफ काम करने का कार्य कर रही है। अगर सारी भर्ती हो गई तो अभ्यर्थी सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? सवाल ये है कि न तो आरक्षण का सही पालन किया गया, न नई भर्ती निकाली गई। एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों से लड़ाने का काम हुआ। पेपर आउट हुए, भर्तियां कैंसिल हुई, सबकी जांच उठा के एसटीएफ के हाथ में दे दी और एसटीएफ मुख्यमंत्री जी का एकदम मन पसंदीदा अफसर वहां बैठा है, जो केवल पैसा वसूलता है, कोई काम नहीं करता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शिक्षक भर्ती क्या 2022 के चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि सवाल रोजगार से जुड़ा है और जब भी चुनाव आते हैं तो रोजगार का मुद्दा जोर शोर से उठता है। तो क्या मान लिया जाए, ये आंदोलन अभी यूं ही चलेगा? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हाल ही में सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मामले को तुरंत खत्म करने को कहा था, लेकिन मामला खत्म होने की जगह और ज्यादा बड़ा हो गया है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।